हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मास्टर सर्कुलर क्लास नंबर 10। यानी इसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर पे हम ऑलरेडी 9 क्लास ले चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे इसी वीडियो के चैनल मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जाके दोस्तों आप वो सारी क्लासेस कर सकते हैं। ये क्लास नंबर 10 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है को लैंडिंग अरेंजमेंट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर ऑन द को लैंडिंग अरेंजमेंट। को लैंडिंग अरेंजमेंट, तो पहले से आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को लैंडिंग। दोस्तों, को लैंडिंग का मतलब क्या होता है अगर हम ऐसे देखें। देखिए दोस्तों, को लैंडिंग का मतलब होता है, को लैंडिंग का मतलब दोस्तों होता है साथ में लैंडिंग। साथ में लैंडिंग का मतलब क्या हुआ? साथ में लोन देना। जब कोई बैंक और जब कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो कोई बैंक और कोई फाइनेंशियल कंपनी जब ये आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं और आपस में मिलके दोस्तों ये लोग लोन बांटते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? को लैंडिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो को लैंडिंग का मतलब क्या होता है? क्लियर है? को लैंडिंग अरेंजमेंट यानी ऐसा जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या बोलेंगे? को लैंडिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसी को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मास्टर डायरेक्शन दिया हुआ है। वो क्या इंफॉर्मेशन दोस्तों है, देखिए। तो आरबीआई ने क्या क्या बोला हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर सर्कुलर ऑन द को लैंडिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन 25। ठीक है, देखो अब यहां दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, तो कैसे कैसे पॉइंट पर फोकस करना है आपको। हाँ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है रिवाइज गाइडलाइंस। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम रिवाइज क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ऑलरेडी इसी साल मई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर अपने डायरेक्शन दिए थे, लेकिन काफी सारे बैंकों ने, काफी सारी एनबीएफसीज ने इसमें विरोध जताया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर कुछ पॉइंट वापस ले लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज गाइडलाइंस दिया हुआ है, इसीलिए हम बोले रिवाइज गाइडलाइंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? टू स्ट्रेंथन द को लैंडिंग फ्रेमवर्क, को लैंडिंग फ्रेमवर्क बिटवीन द बैंक एंड द एनबीएफसीज, बैंक एंड द एनबीएफसीज। ठीक है, तो को लैंडिंग क्या होता है? तो मैंने आपको यहां समझाया, बैंक एनबीएफसी वही बात यहां पे हो रही है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रिवाइज गाइडलाइंस दे दिया मतलब को लैंडिंग के लिए बिटवीन द बैंक एंड एनबीएफसी। अब दीज डायरेक्शन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1, 26। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है दोस्तों, क्या कि मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शन दिया है ये हमारे देश में कब से लागू होगा? तो ये हमारे देश में लागू होगा 1 जनवरी 26 से। तो एक क्वेश्चन आपका यहां बन सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये डायरेक्शन जो है वो किसके लिए है, मतलब किसके ऊपर एप्लीकेबल है और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, तो दिस डायरेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ऑन द सीएलए इंटर्ड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सीएलए को लैंडिंग अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द फॉलोइंग आरई। आरई का बेटा मतलब क्या होता है? आरई का मतलब होता है रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब रिजर्व बैंक के अंडर में जो एंटिटी आती। तो कौन कौन दोस्तों? तो ऑल द कमर्शियल बैंक्स, ऑल द कमर्शियल बैंक्स, मतलब इसका मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं दोस्तों, और इसमें फॉरेन के बैंक भी हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, तीनों के लिए। ठीक, तो प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक एंड फॉरेन बैंक। अब ये जो गाइडलाइंस है ये किसके ऊपर लागू नहीं होगा? तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर लागू नहीं होगा, ये लोकल एरिया बैंक के ऊपर लागू नहीं होगा, और ये ग्रामीण बैंक के ऊपर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ ये दोस्तों पेमेंट बैंक पर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट बैंक तो लोन बांटते ही नहीं है, तो ये भी है दोस्तों इसमें। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड ग्रामीण बैंक को इससे बाहर रखा गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां बन सकता है, मतलब पहला क्वेश्चन यहां दोस्तों और दूसरा क्वेश्चन आपका यहां बन सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? कमर्शियल बैंक। अब बैंकों में कौन कौन से बैंक नहीं होंगे इसमें? ठीक है, दूसरा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों। तो ये जो नियम है ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एनएचबी हो गया, ये इनके ऊपर भी लागू होगा। और तीसरा क्या बोल रहे हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी एनबीएफसी। देखो एनबीएफसी कई तरह की होती हैं, जैसे गोल्ड लोन कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये बोल रहे हैं कि हर तरह की एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर भी ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो गाइस यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, पहला क्वेश्चन कहां बनेगा? यहां से बनेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इस डायरेक्शन में क्या क्या बोला गया है। तो पहला पॉइंट क्या बोला गया है? द न्यू रूल मैंडेट दैट ऑल आरई, आरई का मतलब वही, मतलब यहां पर जो यहां पे हमने लिखा है इनकी बात हो रही है। ठीक है, दैट ऑल आरई इन्वॉल्व इन को लैंडिंग अरेंजमेंट मस्ट रिटेन एटलीस्ट 10% ऑफ ईच इंडिविजुअल लोन ऑन देयर ओन बुक। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं?
ये बोल रहे हैं कि जितने भी आ रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो भाई एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक बैंक है दोस्तों कोई मान लो एनबीएफसी है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि इन दोनों ने मिलकर 10 लाख रुपए का लोन दिया, 10 लाख का लोन दिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो जो इसमें शामिल है, यानी एक एसबीआई और एक एनबीएफसी को शामिल है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों को कम से कम 10% ऑफ ईच इंडिविजुअल लोन ऑन देयर ओन बुक। इसका बेटा मतलब क्या, वो देखिए अब इसमें क्या पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक कोई XYZ एनबीएफसी है, ठीक है। अब दोस्तों दोनों ने मिलकर लोन दे दिया। अब बेटा मान लो कल को ये लोन एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब डिफॉल्ट हो गया, मतलब बोरोवर ने पैसा वापस नहीं किया। तो बैंक क्या बोल रहा है, बैंक बोल रहा है कि भाई तुम इसे अपने में शामिल करो, यानी तुम्हारा जो रिकॉर्ड बुक है तुम उसमें मेंशन करो कि तुम्हारा एनपीए हुआ है। ये बोल रहे तुम करो भाई, हम नहीं करेंगे, हम तो एनबीएफसी हैं, तुम तो बैंक हो, तुम करो। मतलब अब एनपीए कौन क्लासिफाई करेगा, आपको बता बेटा कि अगर कोई बैंक या एनबीएफसी ये एनपीए दिखाएंगे तो उनका बैलेंस शीट बिगड़ता है, लॉस दिखता है ना वो। तो अगर मान लो दोनों ने मिलकर लोन दिया, अब लॉस हो गया, एनपीए हो गया। अब बैंक क्या बोल रहा है, तुम दिखाओ अपने बुक में, ये बोल रहा है तुम दिखाओ, तो आपस में लड़ाई नहीं। ये क्या बोल रहा है कि कम से कम 10%, यानी 1 लाख रुपए तुम और 1 लाख रुपए तुम, तो तुमको इसे अपने ओन बुक में रखना पड़ेगा, यानी तुमको दिखाना पड़ेगा तुम्हारा ही लोन है ये। और कल को अगर एनपीए होता है तुम दोनों पार्टी दिखाओगे एटलीस्ट 10%। तो 10% का बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए जब कोई बैंक या एनबीएफसी लोन बांटते हैं तो बेटा लोन बांटते हैं तो आपको रिजर्व बैंक को रिपोर्ट देना पड़ता है ना कि भाई हमने यहां लोन बांटा है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम लोग लोन दे रहे हो तो दोनों पार्टी को कम से कम 10% अपने बुक में दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने लोन बांटा हुआ है, और अगर ये एनपीए हुआ तो दोनों पार्टी को अपना ये एनपीए मानना पड़ेगा, एटलीस्ट 10%। ठीक है, अच्छा और देखिए अब क्या ये पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट ये दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है एटलीस्ट कितना परसेंट, तो 10% ईच की बात हुई है, ईच की। हाँ अच्छा, नेक्स्ट अब क्या बोल रहे हैं, द ओरिजिनेटिंग लैंडर may now provide a default loss guarantee of up to 5% of the outstanding loan amount under the CLA। CLA का मतलब क्या हुआ, वही CLA मतलब कॉमन ये को लैंडिंग अरेंजमेंट। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, द ओरिजिनेटिंग लैंडर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए को लैंडिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई बैंक और कोई एनबीएफसी मिलकर लोन बांटते हैं। अब दोस्तों मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोई एनबीएफसी जो पार्टनरशिप में है। अब दोस्तों मान लो कि एक लोन है, एक व्यक्ति है जो लोन की डिमांड कर रहा है, ठीक। अब बेटा पहले वो इनके पास आया कि हमें लोन दे दो। अब ये स्टेट बैंक को बता रहे हैं कि भाई एक लोन आया है, चलो हम लोग को लैंडिंग कर देते हैं। तो इस केस में ओरिजिनेटिंग लैंडर ये होंगे दोस्तों। अच्छा बेटा मान लो कि ये पर्सन पहले स्टेट बैंक के पास आता, लोन मांगता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही आया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनसे बोल रहा है कि चलो मिलकर को लैंडिंग करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनेटिंग लैंडर, यानी जिसके पास पहले लोन का प्रपोजल आया था, यानी जो मेन इन्वॉल्व है। अब चाहे वो एनबीएफसी चाहे वो बैंक हो, ठीक है। क्या बोल रहा है, मे नाउ प्रोवाइड अ डिफॉल्ट लॉस गारंटी ऑफ अप टू 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट अंडर द सीएलए। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए अच्छा अब मान लो कि प्रपोजल ये बैंक के पास आया था, एसबीआई के पास, और मान लो 1 लाख रुपए का लोन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बेटा चूंकि अब ये लोन आपके पास आया था, अब ये आपका पार्टनर है, तो आपने इससे बोला तो ये आपके साथ गया। अब कल को लॉस होता है तो आपके कहने पर बेचारा लॉस में गया ये। तो भाई आपको लोन का मान लो 1 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख का, तो आपको 5% का यानी 5,000 रुपए, तो आपको 5,000 रुपए दोस्तों एज अ डिफॉल्ट लॉस गारंटी इतना अमाउंट देना पड़ेगा किसे, अपने पार्टनर को, अगर लॉस होता है तो, अगर एनपीए। अब भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति मेरे पास आया, लोन की डिमांड कर रहा है, आप एनबीएफसी हो, मेरे पार्टनर हो को लैंडिंग में, तो मेरे पास लोन की डिमांड आई, तो ये इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस लोन को पहले देखूं कि व्यक्ति ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर हम लोन देंगे तो ये पैसा वापस होगा नहीं होगा, रिटर्न होगा नहीं, भाई वो पर्सन एबल है कि नहीं पैसा वापस करने के लिए। अब मैंने चेक वेक किया नहीं किया डजंट मैटर, अब मैंने आपसे बोल दिया चलो मेरे लोन देते हैं, तो आपने मुझ पर बिलीव करके लोन बांटा ना। अब ये डिफॉल्ट हो गया तो पहली गलती मेरी होगी ना। तो बेटा क्या बोला कि अगर एनपीए हुआ तो फिर मुझे 5% का एक गारंटी फंड आपको देना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, डिफॉल्ट लॉस गारंटी। तो डिफॉल्ट लॉस गारंटी डीएलजी। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन कितना, अप टू 5%। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा।
ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये क्लियर हो गया ना। सो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, 1 लाख रुपए का लोन था और ये डिफॉल्ट हो गया, तो उस केस में 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डायरेक्शन दोस्तों। हाँ, ये नेक्स्ट डायरेक्शन है। द आरबीआई ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एसेट क्लासिफिकेशन if the one lender classify a loan as a special mention account or the NPA, ठीक, the same classification must be applied by the co-lending partner। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखो जैसे मान लो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं और आप कोई एनबीएफसी हो, ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने मिलकर किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, किसी पर्सन को हमने लोन बांट दिया, ठीक है। अब दोस्तों लोन बांट दिया, अब बेटा लोन बांट दिया, अब जिस पर्सन ने हमसे पैसा लिया हुआ था इसने हमारा पैसा वापस नहीं किया। तो गाइस वो कहने का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हम एक बैंक है, हमने पैसा दिया और पैसा वापस नहीं मिला, आपको बेटा पता है यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये क्या होता है, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये दोस्तों क्या होता है पता है? देखो पहले इसके बारे में सुन लेते हैं हम लोग। तो गाइस मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं बैंक हूं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने किसी पर्सन को पैसा उधार दिया, एक पर्सन को, अब इसको मैंने उधार दिया। अब गाइस उधार दिया, मान लो 1 तारीख को इसको मेरा ईएमआई देना है, 1 तारीख को इसको मेरा ईएमआई देना, बट दोस्तों से नहीं दिया, तो जिस तारीख को मुझे मिलना था ईएमआई नहीं मिला। अब बेटा मान लो कॉन्टिन्यूअस दोस्तों, मान लो अगर बेटा 90 दिन का गैप हो जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए बोलते हैं, ठीक है। एनपीए कब होता है, 90 दिन, तो एक तो पॉइंट हो गया। अब ये स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है, अब दोस्तों जो ये 90 दिन है ना, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हाँ कैसे, पहले 30 दिन, फिर 30 दिन और फिर 30 दिन। तो बेटा जब मैंने किसी पर्सन को लोन दिया था, अब 1 तारीख को उसको पैसे वापस करने, तो उसने किए, तो बेटा अब 1 तारीख से दिन बीत रहा है, 10 दिन बीता, 20 दिन, तो भाई जैसे ही बेटा 30 दिन बीतेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये लोन जो हमारा है ये स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 हो गया है, 0, ठीक। अब बेटा मान लो और दिन बीता, अब ये 30 दिन और बीत गया, मतलब 60 दिन हो गया, तो बेटा जैसे ये 60 दिन हुआ, 60 दिन हम क्या बोलेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 बोलते हैं, ठीक। अब बेटा 60 से 30 दिन और बीत गया, मतलब ये 90 दोस्तों हो गया, तो भाई जो 90 दिन बेटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल मेंशन अकाउंट का मैं आपको बता रहा था कि दिन क्या बता रहा था, तो वही बोल रहे हैं यहां पर कि देखो ये क्या पता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और एनबीएफसी ने मिलकर लोन बांटा था। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या दिख रहा है कि भाई 1 से लेकर 30 दिन हो गया और ये पैसा नहीं दे रहा है, तो बेटा जैसे ही 30 दिन बीतेगा ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे जो ये लोन हमारा है ये एसएमए हो गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 हो गया। तो अगर मैंने, मान लीजिए मैं बैंक हूं, अगर मैंने ये लिख दिया अपने बुक में तो आपको भी लिखना पड़ेगा अपने बुक में स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अब बेटा 30 दिन और बीत गए, मैंने बोला ये स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 हो गया है, तो आपको भी स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 लिखना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड बुक में। अब मैं बोलूंगा ये स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 हो गया है या फिर एनपीए हो गया है दोस्तों, तो आपको बेटा भी इसे एनपीए करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है कि अगर एक पार्टी, एक उधार देने वाला अगर अपने रिकॉर्ड बुक में लिखता है कि लोन हमारा एनपीए हो गया है या स्पेशल मेंशन अकाउंट हो गया है, अब चाहे वो 0 हो चाहे 1 2 हो, तो ये दूसरे को भी, यानी ये एनबीएफसी को भी करना पड़ेगा। तो दोनों पार्टी को मतलब अपना जो लोन का स्टेटस है वो सेम रखना पड़ेगा, तो ये आपको इसमें बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला गया, फिर क्या बोला गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्दर स्टेटेड दैट लेंडर मस्ट इनकॉर्पोरेट प्रोविजन फॉर को लैंडिंग इन देयर क्रेडिट पॉलिसीज। अब इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए प्रोविजन, तो बेटा ये प्रोविजन क्या होता है देखते हैं ना। प्रोविजन दोस्तों, ये प्रोविजन क्या होता है तो आप लोग जान लो इस चीज को। देखिए जब दोस्तों बैंक हमें, आपको या किसी और पर्सन को या किसी कंपनी को लोन बांटता है, तो जब भी बैंक लोन बांटता है तो बैंक ये मान के चलता है कि जो पैसा हम उधार दे रहे हैं वो हमारा वापस नहीं आना है। अब पैसा नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो बैंक को जो प्रॉफिट होता है तो बैंक उस प्रॉफिट में से, जो पहले का प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ पैसा निकालता है और हमारे लोन के पीछे रख देता है। इसे हम बोलते हैं बेटा प्रोविजन, कि ताकि कल को अगर मान लो वाकई में एनपीए हो गया तो बैंक को तुरंत लॉस ना हो जाए। तो बेटा प्रोविजन का मतलब आप कह सकते हो एक सेफ अमाउंट,
जो बैंक अपने ही प्रॉफिट में से निकालता है, हमारे लोन के पीछे रखता है। देखो अब बेटा लोन दो तरह के होते हैं, एक लोन होते हैं सिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि बैंक ने आपको लोन दिया है सिक्योरिटी पर, और एक लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन, यानी बैंक ने आपको लोन दिया है विदाउट सिक्योरिटी, जैसे पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, है ना, ये सब एग्जांपल। अगर आपका लोन सिक्योर्ड लोन है तो प्रोविजन का अमाउंट कम रहता है, और अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है तो प्रोविजन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है कि इन द केस ऑफ द को लैंडिंग, अगर को लैंडिंग है तो को लैंडिंग है तो इस केस में भी क्या होगा कि अब बैंकों को और एनबीएफसीज को प्रोविजन अमाउंट रखना चाहिए। तो आपको प्रोविजन अमाउंट रखना चाहिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। कितना रखना चाहिए वो सब नहीं बोला है, बस बोला रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है all transaction including disbursement and repayment between the RE मतलब ये बैंक और एनबीएफसी and with the borrower must be routed through an escrow account maintained with a bank। अब देखो with a bank इसका मतलब देखिए बहुत सिंपल सी बात है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक बैंक हूं, आप एक एनबीएफसी हो, हमने को लैंडिंग पार्टनरशिप किया और एक पर्सन या एक कंपनी हमारे पास लोन मांगने के लिए आती है, तो हम उसको लोन देंगे। अब हम उसको लोन देंगे दोस्तों, तो भाई समझिए ना, अगर हम उसको लोन देंगे तो कहां देंगे, कैश तो देंगे नहीं, यानी उस पर्सन का बैंक में अकाउंट होना चाहिए ना, क्योंकि एनबीएफसी में अकाउंट खुलता नहीं है। अब वो पर्सन बैंक में अकाउंट खोलेगा, ठीक है, हमने लोन दे दिया, उसने निकाल लिया पैसा। अब जब वो रीपे करेगा पैसा, तो जो रिपेमेंट हो रहा है उस पर मेरा भी अधिकार है बैंक का, और एनबीएफसी का भी अधिकार है ना। तो भाई अब फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने रीपे किया, अब मैं बैंक हूं, मैंने पैसा ले लिया, फिर बाद में उसने एनपीए कर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल उसने 10 लाख का लोन लिया था 5 लाख मैंने दिया था, 5 लाख दिया था एनबीएफसी ने दिया था फॉर एग्जांपल। अब वो पैसे वापस कर रहा है, अब उसने 5 लाख वापस कर दिया, ठीक है, और चूंकि मेरे ही अकाउंट बैंक में अकाउंट है, पैसा आ गया, अब वो 5 लाख एनपीए कर रहा है कल को, तो मैंने बोल दिया एनबीएफसी से हो मेरा पैसा वापस हो गया, अब तुम अपना देख लो। तो ऐसे नहीं होता है ना, फिर एनबीएफसी से फ्रॉड हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, तो बेटा ये बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले जो बैंक होगा बैंक, और जो एनबीएफसी है दोस्तों, ठीक, तो बेटा इनको आपस में एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट इसका बेटा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थर्ड पार्टी अकाउंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैंने गाजियाबाद में एक बिल्डिंग, एक फ्लैट लिया है मैंने, लेकिन फ्लैट का पोजीशन मुझे नहीं मिला, वो मुझे मिलेगा नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन पैसा मैं पे कर रहा हूं, मैं पे कर दिया मैंने पैसा। दोस्तों मान लो कि अगर जिस बिल्डर से मैंने फ्लैट लिया हुआ, अगर मैं उसके अकाउंट में पैसा डाल दूंगा, कल को भाग गया तो मुझे फ्लैट नहीं मिला, तो बेटा मेरा और उस बिल्डर का एक एस्क्रो अकाउंट खुला हुआ है एचडीएफसी बैंक में, समझिए। अब दोस्तों क्या ये थर्ड पार्टी है, मतलब मेरे और उस बिल्डर के बीच में अकाउंट खुला है कहां पे, एचडीएफसी में, यानी एचडीएफसी बैंक गारंटर बैंक है, यानी मैंने जो पैसा दिया हुआ है वो पैसा मैंने बिल्डर को नहीं दिया, वो मैंने दिया है एस्क्रो अकाउंट में दिया। तो कहने का मतलब ये गारंटी होती है कि मतलब अब जो बिल्डर है उसको मालूम है पैसा आ चुका है हमारे पास है, भले उसको मिला नहीं है बट पैसा उसके पास आ चुका है, जिस दिन वो मुझे फ्लैट दे देगा पोजीशन, वो पैसा उसका हो जाएगा। तो बेटा एस्क्रो अकाउंट खुलता है थर्ड पार्टी, मतलब ये गारंटी के लिए होता है। तो वही बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों कैसे ही होगा, तो मतलब ये जो देखो, तो चाहे लोन बांटने की बात हम करें चाहे रिपेमेंट की बात करें, तो बेटा ये जो ये पैसा आएगा, ये दोस्तों क्या, बिटवीन द आरई एंड द बोरोवर मस्ट बी रूटेड थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट मेंटेन विद द बैंक। तो बेटा कहने का मतलब कि जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, तो इनको आपस में एक एस्क्रो अकाउंट खोलना चाहिए, ताकि जो पैसा वैसा आ रहा है, अब चूंकि ये दो पार्टी के बीच में अकाउंट होता है, यानी इस पे समान अधिकार दोनों पार्टी का होता है, तो इससे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। मतलब जो पैसा आएगा वो पैसा बैंक और एनबीएफसी अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर शेयर कर सकते हैं। तो एस्क्रो अकाउंट से सारे काम होने चाहिए, ये बता रहे हैं, एस्क्रो अकाउंट सारे काम, ताकि दोनों पार्टी का समान एक्सेस पे होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें, हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो मैंने आपको बताया ये तीसरा क्वेश्चन, चार क्वेश्चन मैंने बताया। अब बेटा पांचवा क्वेश्चन यही सेम पॉइंट है कि भाई जो बैंक करेगा, मतलब अगर ये एनपीए हुआ, बैंक ने एनपीए बोल दिया, तो एनबीएफसी को भी एनपीए बोलना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट है। अब दोस्तों छठवां पॉइंट क्या है, ठीक है, प्रोविजनल पॉइंट हो गया। और सातवां, तो यहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा अकाउंट खुलना चाहिए,
तो एक क्वेश्चन आपका बेटा यहां बन सकता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोस्तों पॉइंट थे। और नेक्स्ट पॉइंट, अब दोस्तों क्या बोला गया, द फाइनल नॉर्म ऑल्सो रिक्वायर्ड द लोन ओरिजिनेटर टू ट्रांसफर द लोन ओरिजिनेटर। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, यानी जिसके मतलब देखो, द लोन ओरिजिनेटर टू ट्रांसफर द लोन टू द को-लेंडर विद इन 50 डे ऑफ द लोन बीइंग ओरिजिनेटेड, if the absence of which the loan will no longer be considered a co-lending arrangement। तो क्या बोल रहे हैं, the loan originator to transfer the loan to the co-lender within 15 days of the loan being originated। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एनबीएफसी है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई कंपनी है जो कि लोन मांगने आया, मान लो वो स्टेट बैंक के पास आया लोन मांगने के लिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन के लिए आया, अब मान लो ये 10 लाख रुपए का लोन मांग रहा है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और एनबीएफसी ने आपस में पार्टनरशिप किया हुआ को-लैंडिंग का, ठीक है। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको इंफॉर्मेशन दिया, देखो भाई लोन हमारे पास आ चुका है, 10 लाख का है, हम लोन सैंक्शन कर दे रहे हैं, मतलब हम इसे अप्रूवल दे रहे हैं, तो इसको पैसा हमको देना है। अब दोस्तों लोन सैंक्शन हो गया, तो लोन सैंक्शन होने के 15 दिन के अंदर अंदर इनको अपना पार्ट इनको देना पड़ेगा, इनको अपना पार्ट इनको देना पड़ेगा। अगर 15 दिन में ऐसा नहीं आया, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल इनका पार्ट 5 लाख का था, तो 5 लाख इनको देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर, वरना फिर वो को-लैंडिंग में गिना नहीं जाएगा। तो ये वही बोल रहे हैं दोस्तों कि विद इन 15 डेज ऑफ द लोन बीइंग ओरिजिनेटेड इन द, तो ये बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ विच द लोन विल नो लॉन्गर बी कंसीडर्ड अ को-लैंडिंग, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच आरई shall adhere to the extent requirement of reporting to CIC। अच्छा, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की बात दोस्तों यहां पे हो रही है। मतलब इसका मतलब ईच आरई, मतलब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और जैसे कोई एनबीएफसी है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपको अपनी रिपोर्टिंग, मतलब आपको ये बताना पड़ेगा, आपको भी और आपको भी, दोनों पार्टी को। हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग कंपनी काम करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसिल हो गया, इकरा उनिकरा हो गया, तो आपको इनको भी इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या चल रहा है स्टेटस आपके लोन का। मतलब बैंक नॉर्मली ये काम करते हैं। तो हमारे देश में जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, तो उनको बैंक इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जब को-लैंडिंग वाला पॉइंट होता है, तो चूंकि इसमें 2 पार्टी हैं, तो दोनों पार्टी को-लैंडिंग वाले लोन के बारे में बताती नहीं है इनको कि मतलब क्या उसमें एनपीए हुआ कि नहीं हुआ। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, ईच पार्टी को, मतलब बैंक हो तो बैंक, और आप ये हैं तो ये, आपको अपना जो भी आपने लोन बांटा है को-लैंडिंग में, अब वो सही लोन चल रहा है या एनपीए हो चुका है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। हमारे देश में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ये बताना है, ठीक है। एज पर द प्रोविजन, मतलब रूल ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005। तो इसको बेटा आप देख लेना बस यहां तक, ठीक है। तो यहां पे गाइस हमारा ये जो मास्टर सर्कुलर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसी लगी हमारी क्लास, प्लीज हमें कमेंट करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है @GA by अभिजीत सर जी, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए इंफॉर्मेशन है, 11 अगस्त से हमारा आधार फाउंडेशन बैच लाइव हो रहा है। ये आधार फाउंडेशन बैच आपके आईबीपीएस क्लरिकल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल दोनों के लिए है। ये फाउंडेशन बैच का मतलब इसमें प्री से लेके मेंस तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको। अच्छा, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी। रिकॉर्ड मतलब अगर आप देखना चाहो तो रिकॉर्ड देख सकते हो आप। इसके अलावा आपको दोस्तों डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, नोट सब कुछ मिलेंगे इसमें आपको। सो गाइस, अनअकैडमी इस समय आपको ऑफर भी दे रहा है। क्या? तो आपको ऑफर ये दे रहा है कि आप 1 साल के लिए हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2999 में। ये हमारी फीस है दोस्तों। तो इतनी फीस आप देकर 1 साल के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, देखो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, कहां पर, डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आप जाइए, हमारा ये 1 साल वाला क्लिक कीजिए, हमारा कोड है AVP। इस कोड को आप लगा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप क्लास में आइए, पढ़िए। 11 तारीख से हमारा बैच लाइव हो रहा है। मिलते हैं क्लासेस में। हाँ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।